Good evening, class. As we were learning the chapter 3 in your chemistry, that is classification of elements and periodicity in elements, and in the previous class we learned about the ionization potential. ठीक है, जिसपे हमने ionization potential का trends study किया कि how it vary along the period and down the group, and also we learned the exceptional case of ionization potential in the of nitrogen and oxygen and sulfur and phosphorus. Hope that topic is clear to all of you. Now we have to learn another trend in the periodic table, that is electron affinity. ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था कि किसी भी एलिमेंट से या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल. ये द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आइसोलेटेड गैसेस आइटम इनटू कैटायन. ठीक है, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी गेन हो रही है. काफी हद तक एनर्जी क्या होती है, गेन होती है. तो दैट्स व्हाई ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी गेन होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये जब किसी मेटल वाई के पास जाएगा या सॉरी जब किसी एलिमेंट वाई के पास जाएगा तो वो एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और एनायन में कन्वर्ट होगा. अब प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन काफी हाईली एनर्जेटिक है, यानी इसके पास काफी ज्यादा एनर्जी है, तभी तो ये अपने इनिशियल ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ गया था. जब इसको कोई दूसरा एलिमेंट गेन करेगा तो वहां तक आने के लिए इसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी. यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस आइटम इज कन्वर्टेड इनटू एन आयन, or we can say the amount of energy released when an isolated gaseous atom accepts an electron and converts into an ion. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. यानी इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जैसे कि कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस के फोर्स से बाउंडेड है. ठीक है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ती है तभी ये बाहर जाता है, यानी ये काफी ज्यादा एनर्जी है. एंड बोहर से क्या कहा था कि हर ऑर्बिट में रहने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रहना जरूरी है. यदि इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं है तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करके इस ऑर्बिट में आने की कोशिश करेगा. यानी कि जस्ट सपोज कि Na से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला और क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल में जब ये फिट होने जाएगा तो इसको इस ऑर्बिट के बराबर एनर्जी चाहिए, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है. तो इसका एनर्जी क्या करेगा, ये लूज करेगा, तभी ये क्लोरीन के थर्ड शेल में फिट बैठेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. सो व्हाट वी से, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस आइटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू एन आयन. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एंड यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो जनरली इनके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा निगेटिव में रहता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा निगेटिव में रहता है. निगेटिव साइन ये बताना चाहता है कि एनर्जी लूज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. तो द नेगेटिव साइन डिपिक्ट दैट एनर्जी इज बीइंग लूज. इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिस्कवरी थी वो पॉलिंग ने की थी 1906 में. 1906 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की थ्योरी दी थी. तो हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मेजर करते हैं वो पॉली के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं. पॉली टेबल को हम लोग मेजर करते हैं, उसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम मेजर करते हैं. So once again, what is electron affinity? The amount of energy released when an isolated gaseous atom is converted into ion, and electron affinity is always negative. Now, electron affinity of noble gas is positive. Noble gas is positive. ये बस एक अलग आता है कि क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नोबल गैस की पॉजिटिव होती है, जबकि हैलोजन्स की जो नोबल गैस से जस्ट पहले आते हैं उनकी हाईली निगेटिव होती है. हैलोजन्स हाईली निगेटिव. ऐसा क्यों होता है, तो ये इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, मेटल्स तो कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है क्योंकि वो हमेशा लूज करता है. लूज करते ही वो क्या बन जाता है, नोबल गैस बन जाता है.
अब हेलोजन्स क्या है, नोबल गैस के जस्ट पहले आते हैं। जैसे ये नोबल गैस का मेरा ग्रुप है तो ये हेलोजन्स का ग्रुप है, तो इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये तुरंत अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। तो जितनी जल्दी इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उतनी जल्दी ये करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जल्दी से एब्जॉर्ब कर, जल्दी से इलेक्ट्रॉन जहां से भी मिलेगा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहती है हाईली निगेटिव रहती है। हाईली निगेटिव का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम -216 की बात करूं एंड -100 की बात करूं, तो इसमें बड़ा कौन है मेरा, -100, और -216 कम है। तो ये जितनी जल्दी हाइड्रोजन क्या करेगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि उसको जब इसमें फिट आना है तो ये उसको तुरंत क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। वंस अगेन अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -216 किलो जूल पर मोल है, मैं सिर्फ एज्यूम करने को बोल रहा हूँ, ये नेचुरल वैल्यू नहीं है, तो फ्लोरीन की -100 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है, इसका रीजन ये है कि इनकी हाईली निगेटिव इसलिए है क्योंकि फ्लोरीन को जल्दी से जल्दी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो तुरंत नोबल गैस नियॉन की तरह बन जाए। तो इसको जहां से भी बाहर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये तुरंत इसको गेन कर लेगा। इट मीन इलेक्ट्रॉन को टाइम कम मिलेगा कि वो अपनी एनर्जी लूज कर सके। यहाँ पे वो आते आते 216 किलो जूल पर मोल एनर्जी लूज करेगा और यहाँ तक आते आते 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी वो रिलीज करेगा। निगेटिव साइन क्या डिपिक्ट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। बट नोबल गैस क्या है, ऑलरेडी स्टेबल है। नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। इस वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है वो पॉजिटिव रहती है। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेसिकली दो फैक्टर्स रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एटम, और वी कैन से शील्डिंग effect, and second is nuclear charge। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ये हमेशा न्यूक्लियस से जनरेट होता है, तो पॉजिटिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उतनी जल्दी गेन करेगा। अब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि यदि न्यूक्लियर चार्ज को बीच वाले इलेक्ट्रॉन ही अगर रोक लें, जो इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस मतलब उसके वे में आ रहे हैं, तो ये बाहर तक पहुंचने नहीं देगा उसको, तो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन नहीं करेगा। तो इस वजह से ये न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली अफेक्ट करता है एंड शील्डिंग इफेक्ट भी अफेक्ट करता है। क्योंकि यदि शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर लेगा, और शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बाहर तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से ये दो फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरा बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। नाउ एज वी हैव लर्न अबाउट द अदर एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, सो इसका भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, क्योंकि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं। जस्ट सपोज मैं लिथियम से नियॉन फ्लोरीन तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ शेल्स मेरे 2 हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं 2, 3, 4, और शील्डिंग इफेक्ट तो उतना ही है। शील्डिंग इफेक्ट तो लेकिन शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि उतना ही है, क्योंकि यहाँ इनर शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट न्यूक्लियर चार्ज वहां बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि डाउन दी ग्रुप की यदि मैं बात करूं तो मेरे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 2 शेल्स, फिर 3 शेल्स, फिर 4 शेल्स, साथ ही साथ हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी फुलफिल होते जा रहे हैं, यानी शील्डिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है बट साइज भी बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी उनकी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखें यदि, तो अलोंग द पीरियड में अगर हम जाएं तो सेकेंड पीरियड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए इन देयर ग्रुप में। अगर हम देखने जाएं तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, और जैसे यहाँ पे बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें देखा जाए तो जो सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं सेकंड ग्रुप के, वो हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होंगे, उनका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। एंड अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए
तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फ्लोरीन मस्ट बी मोर इलेक्ट्रॉन, मस्ट हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, लेकिन ये नहीं होता है, ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बट ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of chlorine is more negative than chlorine। जबकि रूल क्या बोलता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो पाया गया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। इसका रूल आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ 2 पॉइंट्स आता है। फर्स्ट पॉइंट मतलब ये इसमें आता है कि फ्लोरीन की जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, सबसे छोटा एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल का, तो साइज की वजह से। और सेकेंड है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, ठीक है। कैसे, तो देखते हैं। जस्ट सपोज मैं फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो फ्लोरीन यदि हम स्टडी करें तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, अप टू डाउन इंक्रीज होती है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट हो गया पीरियोडिक टेबल का। इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जस्ट सपोज कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में एंटर करना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा कि इसकी साइज इतनी छोटी है कि अब ये इसको एंटर करने के लिए स्पेस की जगह ही नहीं मिलती है, सबसे छोटी साइज की वजह से। दूसरा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन सारे इतने क्लोज होते हैं कि ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिपेल करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये अनस्टेबल है, ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इट मींस द इलेक्ट्रॉन टू सर्वाइव इन दिस ऑर्बिट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये थोड़ी सी एनर्जी लेकर के यहाँ एंटर किया तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो उसको दबा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ सर्वाइव करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी एनर्जी ही रिलीज कर पाता है और तुरंत इसको एंट्री मिल जाती है, ठीक है। तो जस्ट सपोज की जैसे सॉरी क्लास, एक बार फिर से समझिएगा। मैंने ये कहा कि फ्लोरीन की जो साइज रहती है वो काफी स्मॉल है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो साइज छोटी होने की वजह से क्या रहता है कि इसका न्यूक्लियर फोर्स एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर बाहर तक नहीं जा पाता है, ठीक है। तो जब ये बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जब उसको फ्लोरीन में अगर एंटर करना है, ठीक है, फ्लोरीन में यदि उसको एंटर करना है तो पहले तो वो स्पेस ढूंढेगा कि वो कहां से एंटर कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है तो वो एंटर ही नहीं कर पा रहा है। तो जब उसको एंटर करने के लिए वो पूरा चारों तरफ घूमेगा और जब तक एनर्जी लूज करते करते वो देखेगा कि कहीं जगह स्पेस खाली है तो वहां क्या करेगा, एंटर करेगा। यानी इस केस में वो एनर्जी क्या कर रहा है, ज्यादा लूज कर रहा है। तो जस्ट सपोज कि इसमें वो एनर्जी लूज कर रहा है 200 किलो जूल पर मोल, ठीक है। मैं यहाँ 1 मोल की बात कर रहा हूँ, इतनी एनर्जी क्या कर रहा है, वो लूज कर रहा है। फिर से फ्लोरीन की साइज बहुत ज्यादा छोटी है, तो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, काफी ज्यादा कंजेस्टेड जगह में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आएगा उसको प्रॉपर न्यूक्लियर फोर्स तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, अप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चारों तरफ पहले घूमेगा, देखेगा कहीं खाली जगह मिल जाए तो मैं एंटर करूं, क्योंकि जहां भी जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन रिपल्शन महसूस होगा। उस वजह से ये काफी ज्यादा एनर्जी अपनी लूज कर देता है। जबकि यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के जैसे फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, तो क्लोरीन का साइज भी बड़ा है एंड इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अपना प्रॉपर बाहर तक पहुंचा देता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो जब भी बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन यदि एंटर करेगा तो उसको थोड़ा सा ही एनर्जी लूज करना है और ये तुरंत एंटर कर जाएगा। तो जस्ट सपोज कि इस केस में उसने -96 किलो जूल पर मोल गेन किया है,
ठीक है। तो ये निगेटिव एनर्जी क्या बताता है कि इतनी एनर्जी रिलीज किया, ये निगेटिव क्या बताता है कि इतनी एनर्जी रिलीज किया। तो इस केस में ये रहता है कि मैंने अभी क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर निगेटिव देन क्लोरीन। तो मुझे पता है कि -96 जो है -200 से क्या ग्रेटर है, तो thus the electron affinity of chlorine is more negative than the electron affinity of chlorine। तो इसका दो रीजन क्या है, ड्यू टू दी much small size of the fluorine and higher electron repulsion, the electron affinity of fluorine is much greater, chlorine is much greater than the fluorine। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था क्लोरीन और फ्लोरीन का लेकर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ होप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड हम इसको मेजरमेंट किस बेसिस पे करते हैं, पाउली स्केल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसकी मेजरमेंट करते हैं। अगर अनदर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे कि जस्ट सपोज कि H और Cl का बॉन्ड बना, ठीक है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन को हीलियम की तरह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए तभी ये बनेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। एंड क्लोरीन को आर्गन की तरह बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास 18 है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, एक शेयरिंग का मतलब एक बॉन्ड बनेगा जिसमें दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे कि चलो तुमको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो हम दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपस में एक शेयरिंग करके बॉन्ड बना दिया, यानी हाइड्रोजन के पास भी ये 2 बॉन्ड, क्लोरीन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। बट क्या होता है, क्लोरीन क्या करता है, ये शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच लेता है, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो यहां पे होना चाहिए था दोनों का सेंट्रल पोजीशन में, अब वो यहां नहीं होकर के कहां होता है, यहां पे, यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो अपने पास खींच लिया थोड़ा सा। यानी अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें किसका पूरा का पूरा वो था, मेन योगदान क्लोरीन का। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मींस टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मतलब कि टेंडेंसी of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself is known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल आगे भी पढ़ने के लिए मिलेंगे कि किस बेसिस पे इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका ट्रेंड स्टडी करते हैं अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, तो अलोंग द पीरियड में यदि देखा जाए तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड डाउन द ग्रुप में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यदि इस बेसिस पे हम स्टडी करें तो जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। यानी लिथियम, सोडियम, बेरिलियम की बात करूं, अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की, तो लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इस केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की अगर स्टडी करूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टडी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेन मेजर नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक नोबल गैसेस में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेन मेजर नहीं किया जाता है। क्यों? नोबल गैस तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है मेरा फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। इट मींस ये कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सिर्फ लेगा। इट विल नेवर लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, इट विल ओनली एंड ओनली गेन इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे फ्लोरीन आता है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है मेरा वो है ऑक्सीजन।
थर्ड है क्लोरीन एंड फोर्थ है नाइट्रोजन। हमको सिर्फ फोर्थ तक ही याद रखना है, उससे ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। तो फर्स्ट में कौन है? फ्लोरीन, सेकंड में ऑक्सीजन, थर्ड में क्लोरीन, फोर्थ में नाइट्रोजन। इट मीन कि ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। क्लोरीन केवल ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी सबसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा यानी गेन करेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड आपको क्लियर हो गई होगी कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो गाइस आज आपके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर का ऑलमोस्ट 90% पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थोड़ा वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड देयर इज एन होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू फ्रॉम द चैप्टर 2। ठीक है, आपको वो करना ही करना है, एनी हाउ एंड मुझे करके सेंड करना है। चैप्टर 2 में आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 2.20 एंड 2.54 ये दो क्वेश्चन आपको करना है। मैं बता देता हूं, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2.4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है और ये आपका है डी ब्रोगली से रिलेटेड है। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन यानी डॉल नेचर वाला ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है, बस आपको सॉल्व करके मुझे ये सेंड करना है। ओके गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।